आप सभी को नमस्कार। सम्मानीय सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर, डिप्टी सेक्रेटरी मैडम, मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर बुरहानपुर, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारीगण, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, सदस्य बाल गृह, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, पैनल अधिवक्तागण, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्यगण, वन स्टॉप सेंटर, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि, पैरा लीगल वॉलेंटियर्स, लॉ स्टूडेंट्स एवं विद्यालय से उपस्थित छात्र, आप सभी का मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के YouTube कार्यक्रम न्याय आपके द्वार में हार्दिक स्वागत है। न्याय आपके द्वार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जिले से सीधे जुड़कर जिले से संबंधित कानूनी मुद्दे, समस्या इत्यादि पर चर्चा की जाती है तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर को भी लिया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य YouTube के माध्यम से अधिक लोगों तक जुड़कर विधिक जागरूकता बढ़ाना तथा मन में आने वाले कानूनी प्रश्नों का समाधान करना है। इसी श्रृंखला में आज हम बुरहानपुर जिले के साथ जुड़े हुए हैं। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित विविध संस्कृति वाला एक ऐतिहासिक शहर है। बुरहानपुर का एक विशाल इतिहास है। हमारे देश के शानदार अतीत के बारे में अधिक जानने के लिए कई इतिहास प्रेमी और पुरातत्व विभाग के लोग बुरहानपुर हमेशा आए हैं। बुरहानपुर विशेष रूप से मुगल और मराठा अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन काल शहर रहा है। बुरहानपुर एक कृषि प्रमुख क्षेत्र है। बुरहानपुर में कपास की खेती और केले प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। यह मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा साथ में ही मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पेपर मिल भी यही है। बुरहानपुर अपने वस्त्र उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में पावरलूम उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। सतपुड़ा पहाड़ियों पर स्थित असीरगढ़ का किला एक ऐतिहासिक अजय किला यहाँ पर स्थित है, जो कि भारत के दक्षिणी भाग को विनियमित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने इसे दक्कन की चाबी के नाम से भी संबोधित किया है। आज के कार्यक्रम का विषय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इस विषय पर जुड़े सभी प्रमुख कानूनी बिंदुओं के बारे में विस्तृत चर्चा उप सचिव महोदया मैडम श्रीमती स्वप्नश्री सिंह मैडम द्वारा की जाएगी एवं प्रतिभागियों के प्रश्नों को लिया जाएगा। ओपन इंटरैक्टिव सेशन भी होगा जिसमें आप सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम का विषय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दी गई ऑब्जर्वेशंस को आप सबके सामने समक्ष रखना चाहूंगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि it cannot be questioned that children are amongst the most vulnerable sections in any society. They represent almost 1/3 of the world's population, and unless they are provided with proper opportunities, the opportunity of making them grow into responsible citizens of tomorrow will slip out of the hands of present generation. अगर हिंदी में कहा जाए तो यह कभी भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि बच्चे किसी समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं। वे विश्व जनसंख्या के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा यदि उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तो उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने का अवसर वर्तमान पीढ़ी के हाथ से निकल जाएगा। व्यक्त उपरोक्त ऑब्जर्वेशन यह दर्शाता है कि हमारा युवा पीढ़ी के प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विधिक सेवा सहित सभी अवसर समुचित रूप से उपलब्ध हों ताकि उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC बालकों के अधिकार हेतु किया गया एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रदान किए जाने वाले मूलभूत मानवाधिकारों की रूपरेखा तैयार करना है, जिसके अंतर्गत बालकों के अधिकारों को 4 मुख्य वर्गों में नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों में बांटा गया है, जिसमें बच्चों के संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा व शोषण से संरक्षित करना है। हमारे संविधान के निर्माता भी इस तथ्य के प्रति अच्छी तरह जागरूक थे कि राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के बच्चों के विकास से ही संभव है तथा बच्चों को शोषण से बचाना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिक की तरह अधिकार प्रदान करता है तथा उनको विशेष स्तर बनाए रखते हुए राज्यों ने विशेष कानून भी बनाए हैं, जिसमें अन्य कानूनों के साथ साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भी शामिल है। यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न के अपराधों, यौन शोषण एवं अश्लील साहित्य से संरक्षण प्रदान करता है और ऐसे अपराधों के विचारण हेतु
तथा उनसे संबंधित तथा उनसे निकले हुए मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है तथा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 सेक्शन 12(1)(c) के तहत प्रत्येक बालक जिसे कोई मुकदमा दायर या प्रतिरक्षा करना हो वह निःशुल्क विधिक सेवाओं का हकदार है। इसके अतिरिक्त 1098 चाइल्ड लाइन एक राष्ट्रीय 24 घंटे की इमरजेंसी टोल फ्री फोन सर्विस है। यह चाइल्ड लाइन 24 घंटे की मुफ्त एवं आपातकालीन राष्ट्रीय सेवा है जिस पर कोई भी बालक संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उप सचिव महोदय मैडम से निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रमुख कानूनी बिंदुओं पर जानकारी प्रदान करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मैं आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। आज बहुत ही संवेदनशील विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि सर्वेश जी ने पहले ही बताया कि बच्चे निश्चित रूप से समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं और इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। अब ये हमारे हाथ में है कि वो फ्यूचर कैसा होगा वो हमें डिसाइड करना है। ये इस माध्यम से कि हम उन्हें कैसा संरक्षण देते हैं, कितने संरक्षण में रखते हैं, कैसी अपब्रिंगिंग देते हैं और किस तरीके का समाज उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और इन्हीं सब वजहों से पॉक्सो एक्ट जो है उनके प्रावधान जो है वो इंगित करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं निश्चित रूप से बहुत ही वल्नरेबल कंडीशंस में होते हैं और अपनी चीज़ों को अपनी बातों को उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चीज़ें समझ नहीं पाते। इसकी वजह से वो कई बार अपराध का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के अपराध समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जिले से जो प्रश्न आए हैं, महत्वपूर्ण जितने भी पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड बिंदु हैं उनको कवर किया गया है उन प्रश्नों के माध्यम से। इसके अतिरिक्त पहले भी हमने बैतूल जिले से जो सेशन किया था वो भी पॉक्सो एक्ट पर था। तो जो बिंदु अगर इसमें रह जाएंगे, मुझे लगता नहीं है रह जाएंगे, यदि रह जाते हैं तो वो प्लीज आप वो बैतूल जिले वाला सेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि मोरोवर ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य शिक्षण कार्य नहीं है। इसका उद्देश्य जो है कि जो हम डिस्कस करेंगे आज, जिन मुद्दों पे हम बात करेंगे, इस विषय को सोशल मीडिया के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जा सके, उन तक पहुंचाया जा सके जिन्हें इस तरह के लीगल असिस्टेंस की जरूरत है, उन तक पहुंचाया जा सके जो उचित फोरम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या उन्हें नहीं ज्ञान है कि अगर हमारे साथ इस तरह की समस्या हो जाती है तो हम कहाँ जाएं और इसके बारे में हमें क्या राइट्स हैं, क्या प्रावधान है। तो बहुत ही साधारण भाषा में एक पब्लिक अवेयरनेस के पर्पज से ये सीरीज शुरू की गई है, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब की यह मंशा रही है कि जो वास्तव में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का रोल है फैसिलिटेट करने का, लोगों तक एक उचित और सक्षम विधिक सहायता पहुंचाने का, वो हम इस सीरीज के माध्यम से प्रयास करते हैं। इसके पश्चात भी यदि कोई संशय रह जाता है तो आप निसंकोच उस विषय के बारे में पूछ सकते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से हम पॉक्सो एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ स्कूल के बच्चे उपलब्ध हैं और जैसा कि सर्वेश जी ने प्रतिभागी गण के बारे में बताया, तो मुझे लगता है शायद बाल कल्याण समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित नहीं है, पर कोई बात नहीं, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और वो है। अच्छा, ओके, सो सॉरी, अध्यक्ष हैं बाल कल्याण समिति के, तो मतलब इससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं फिर तो मतलब हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हमारे पास उपस्थित हैं और जो वो स्टेक होल्डर जिन्हें फैसिलिटेट करते हैं बच्चे, वो भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसको जितना हो सकेगा प्रचार प्रसार करने की भी कोशिश करेंगे। तो जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि यदि किसी बालक के पास उसकी बालिका की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है और पुलिस रिपोर्ट लिखाते समय उसकी आयु का पुलिस कम मानने से इनकार कर रही है, तो उसके पास क्या विकल्प उपलब्ध है। देखिए, अगर हम पॉक्सो एक्ट देखेंगे, पॉक्सो एक्ट पर जाएंगे तो उसकी जो सेक्शन 19 है
उसमें ये बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को ये संभावना भी है कि कहीं किसी बच्चे के साथ कोई अपराध घटित हो सकता है, तो वो उस मामले की सूचना जो है एसजेपीयू यानी कि विशेष किशोर पुलिस यूनिट, जो कि बच्चों के लिए डेडिकेटेड एक पुलिस यूनिट बनाई गई है। बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड इनसे बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि उनको उनके साथ ही मोस्टली डील करना होता है। और दूसरा, स्थानीय पुलिस वहां पर सूचना दे सकती है, और जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तो स्थानीय पुलिस या एसजीपीयू का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो उस रिपोर्ट को लेखबद्ध करेंगे जैसे कि रिपोर्ट लिखाई गई है। परंतु यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं, जो कि सेक्शन 19 में बताया गया है, जो कि इतना सेंसिटिव मामला है कि जहां ये कहा गया है कि संभावना मात्र भी यदि आपको लग रही है कि कोई अपराध घटित हो सकता है किसी बच्चे के साथ, तो भी वहां पर एक कर्तव्य है कि आप वैसी रिपोर्ट को लेखबद्ध करें। और यदि इस तरीके की कोई इनसेंसिटिव बात की जाती है जहां पर ये बच्चा कह रहा है कि, या उसका उनके पिता कह रहे हैं कि वो माइनर है, और ये माइनर मानने से इनकार किया जा रहा है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके बाद जो है वो सेक्शन 21 में पनिश किया जा सकता है। वो एक ऑफेंस हो जाता है उनके लिए, जो उनकी उनकी बात को इस तरह से मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसमें 1 वर्ष तक का सश्रम कारावास की भी का भी प्रावधान है। ये तो पहली बात होगी, एक टेक्निकल बात हो गई कि यदि आपकी बात मानने से इनकार किया जा रहा है। जहां तक हम प्रैक्टिकल चीजों की बात करें कि यदि आपको लगता है कि पिता को लगता है कि माइनर है पर पुलिस मानने से इनकार नहीं कर रही है, किसी तरीके से मामले को पॉक्सो एक्ट के अंदर लाने के लिए दबाया जा रहा है, तो जैसा हम सभी को प्राप्त है, हम उच्चाधिकारियों के पास जा सकते हैं, पुलिस अधीक्षक को हम शिकायत कर सकते हैं, उसके आगे शिकायत कर सकते हैं, हम बाल कल्याण समिति के पास जा सकते हैं। सबसे जहां पे भी बालकों की बात आती है, बच्चों के संरक्षण की बात आती है, तो इस मंच के माध्यम से मैं ये सभी को अपील करना चाहूंगी कि 1098 जो कि चाइल्ड लाइन है और बाल कल्याण समिति फुली डेडिकेटेड ही है बच्चों के लिए, कि बच्चों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो संरक्षण से विहीन हो रहे हैं, चाहे उनके उनके साथ कोई अपराध हो रहा है या उनके द्वारा अपराध कर लिया गया है, इवन तब भी बाल कल्याण समिति जो है की भूमिका सामने आ जाती है। तो बाल कल्याण समिति को वो अप्रोच कर सकते हैं, चाइल्ड लाइन को बता सकते हैं, चाइल्ड लाइन उन्हें बाल कल्याण समिति के पास पहुंचा सकती है, ये कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो थर्ड विकल्प है कि माइनर नहीं मान रहे हैं पर आपकी रिपोर्ट तो लिख रहे हैं, रिपोर्ट यथावत लिखने दीजिए, आप न्यायालय के समक्ष क्लेम कर सकते हैं अपनी आयु के बारे में कि मेरी आयु उतनी नहीं थी, और उसके बाद फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो आयु निर्धारण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के मुताबिक जो विशेष न्यायालय है वो आयु निर्धारण के संबंध में आदेश पारित करेगा और अभिनिर्धारण करेगा कि वास्तव में जब घटना घटित हुई थी तो ये जो विक्टिम है ये माइनर थी या मेजर थी, ये विशेष न्यायालय भी अभिहित कर सकता है, और उसके पहले के विकल्प भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से फोरम्स उपलब्ध हैं, तो जिससे कि बालकों की सहायता की जा सकती है और कहीं पे भी जो बालक हैं वो उससे वंचित नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर भी इस तरह की कोई परेशानी आ रही है, वो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी अप्रोच कर सकते हैं, जो कि उनको फैसिलिटेट करने का काम करेगी। यदि वो वाकई में बच्चा माइनर है तो जो प्रावधान दिए गए हैं कि जैसे कि जो फर्स्ट कैटेगरी है जुवेनाइल जस्टिस सेक्शन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सेक्शन आई थिंक 94 है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं हम पहले उनको प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, दाखिल खारिज प्रविष्टि को प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर बच्चे का एडमिशन कभी भी किसी भी स्तर पर कराया गया, उस समय पे बच्चे की एज क्या लिखाई गई थी, वो दाखिल खारिज प्रविष्टि को प्राथमिकता दी जाती है। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाती है। यदि वो भी उपलब्ध नहीं है तो नगर पंचायत या संबंधित स्थानीय निकाय के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाती है। यदि वह भी नहीं है उसके बाद हम ऑसिफिकेशन टेस्ट पर जाते हैं, और ऑसिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से भी उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। बट हम जंप नहीं कर सकते। यदि किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम सीधे ऑसिफिकेशन टेस्ट पे जंप नहीं कर सकते कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम ऑसिफिकेशन टेस्ट के द्वारा अपनी आयु निर्धारण करा लें, और हम ये पुलिस से कहने लगे कि चूंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप हमारा ऑसिफिकेशन टेस्ट करा ली। पुलिस तो डिनाई करेगी,
क्योंकि ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है एक साधारण प्रक्रिया नहीं होती है कि नॉर्मल एक हड्डी का डॉक्टर या दांत के डॉक्टर के द्वारा ये भी निर्धारित किया कर दिया जाए कि एक हड्डी और दांत के माध्यम से इसकी आयु निर्धारित, उसके लिए एक मेडिकल पर्याप्त एक उचित कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड गठित होती है जो कि निर्धारण करती है, ऑसिफिकेशन टेस्ट करती है, जिसके बाद ही उस बच्चे की जो है वो आयु को पता लगाया जा सकता है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसलिए हम जो हमारे पास आसपास जो विकल्प उपलब्ध हैं, हम पहले उनकी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि लैंगिक अपराध की कोई बालिका यदि गर्भवती हो जाती है और वह उक्त संतान को जन्म नहीं देना चाहती है, तो उसके पास क्या उपचार उपलब्ध है? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट के अंतर्गत जो कि अब अमेंडमेंट भी हो चुका है, उसमें 21 आ गया है अमेंडमेंट, तो उसके रूल 3B के अंतर्गत, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया है, ऑनरेबल CJI साहब का जजमेंट है वो, और उसमें ये अभी निर्धारित किया गया है कि 24 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है, 24 वीक्स तक की भी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट कराई जा सकती है यदि रेप विक्टिम है और वो बच्चे को टर्मिनेट कराना चाहती है, तो बिल्कुल 24 वीक्स तक की भी जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जा सकती है। और उसमें अब जो जजमेंट आया है उसमें जो कैटेगरीज दी थी उसमें अनमैरिड वुमेन का स्कोप नहीं था, एक लूप था। अब उस जजमेंट के माध्यम से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि मैरिटल स्टेटस का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड हो, माइनर हो, विक्टिम हो, अगर 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है और वो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हुई है तो उसको टर्मिनेट कराया जा सकता है। इसके बाद आपका प्रश्न है कि यदि लैंगिक अपराध की पीड़ित बालिका द्वारा लैंगिक अपराध के फलस्वरूप गर्भवती होने से किसी संतान को जन्म दिया जा चुका है, तो क्या वह अपनी उक्त संतान को अपने पास नहीं रखना चाहती है, तो इसके संबंध में क्या प्रक्रिया है? बाल कल्याण समिति हमारे समक्ष है, उनको बिल्कुल ये प्रोसीजर पता होगा कि यदि सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है और उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, निश्चित रूप से चूंकि वह अपराध से जन्मा बच्चा है और बच्ची माइनर होगी और उसका पूरा भविष्य सामने है, तो यदि वह बच्चे को नहीं रखना चाहती है तो बाल कल्याण समिति के माध्यम से आदेश प्राप्त करके उस बच्चे को स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी में दिया जा सकता है, जहां पर प्रक्रिया का पालन करके उसे कारा गाइडलाइंस के तहत अडॉप्शन में दिया जा सकता है, उसे लीगल फ्री घोषित किया जा सकता है फ्यूचर में। यदि उसकी माँ या कोई भी परिजन उस बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है तो एक जांच के पश्चात एक प्रक्रिया को अडॉप्ट करने के बाद उसे लीगल फ्री घोषित कर दिया जाता है और कारा गाइडलाइंस के तहत उसको अडॉप्शन के लिए रख दिया जा सकता है। तो बाल कल्याण समिति के आदेश से उसको स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई लैंगिक अपराध की पीड़ित बालिका लैंगिक अपराध के कारण गर्भवती होने के फलस्वरूप उत्पन्न संतान को पिता का नाम दिए बिना उसका पालन पोषण कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसके पहले बहुत सारे हाईकोर्ट के जजमेंट, और अच्छा मैं जो जजमेंट्स आपको बता रही हूँ यदि वो जजमेंट्स आपको चाहिए होंगे तो मैं बिल्कुल वो उनके साइटेशंस प्रोवाइड करा दूंगी। तो इसके बारे में भी कई सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स थे कि नाउ फादर्स आइडेंटिटी इज नो मोर रिक्वायर्ड for child's education or the further taking care of the concerned child, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जो कि 2015 का जजमेंट है, जो कि दिल्ली का है, ABC वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली का। ऑनरेबल जस्टिस विक्रमजीत सेन साहब का जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी अब पिता की आवश्यकता नहीं है और पिता की जरूरी नहीं है कि पिता की आइडेंटिटी हो, केवल मदर के नेम के आधार पर भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लैंगिक अपराध की पीड़ित बालिका को कम मुआवजा प्राप्त हुआ है तो उसके पास क्या विकल्प उपलब्ध है? कम मुआवजा प्राप्त हुआ है, ये एक थोड़ा सा ब्लैंक क्वेश्चन है कि कम मुआवजा प्राप्त हुआ है ये कौन अभी निर्धारित करेगा? अगर देखिए प्रतिकर जो है
वो दो माध्यमों से किसी भी विक्टिम को प्राप्त होता है। एक तो पॉक्सो रूल्स के अंतर्गत स्वयं विशेष न्यायालय जो है इस इंटरिम कॉम्पनसेशन या फाइनल कॉम्पनसेशन का क्वांटम डिसाइड करने के लिए अब वो सक्षम है कि वो क्वांटम ही डिसाइड कर, पहले रिकमेंडेशन था बट अब 20 के रूल्स आने के बाद वो क्वांटम भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि उन्होंने क्वांटम डिसाइड कर दिया है और अगर आपको लग रहा है कि वो कम है तो वो एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। यदि पॉक्सो कोर्ट ने रेकमेंड किया है और संबंधित डीएलएसए ने विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के अंदर 2015 की, क्योंकि 2015 की स्कीम के अंतर्गत उसको कॉम्पनसेशन अवार्ड किया है, तो आप उसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अपील कर सकते हैं कि आपको वो क्यों कम लग रहा है। संबंधित डीएलएसए ने आय संबंधी दस्तावेज और जो प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए वो कॉम्पनसेशन डिसाइड किया होगा, और यदि वो कॉम्पनसेशन पीड़िता को कम लग रहा है तो वो राज्य प्राधिकरण को अपील कर सकती है, और अगर राज्य प्राधिकरण की अपील से भी के भी आदेश से वह व्यथित है तो वह फिर गृह विभाग को अपील कर सकती है। तो इस तरीके से वो अपील के माध्यम से उसे चुनौती दे सकती है। बाकी इस प्रश्न के माध्यम से मैं ये भी क्लैरिटी दे दूं कि अभी जब से नालसा स्कीम आई है, सॉरी, जब से नालसा स्कीम आई है तो कुछ लोगों को ये भ्रांति हुई है कि चूंकि नालसा स्कीम की अनुसूची में ज्यादा कॉम्पनसेशन है, एमपी विक्टिम कॉम्पनसेशन में कम कॉम्पनसेशन है, तो हमें नालसा से दिया जाए। तो ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है कि जो नालसा की स्कीम है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को डेडिकेटेड स्कीम है, और सॉरी, सॉरी, तो नालसा स्कीम में जो है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डेडिकेटेड स्कीम है वो, जो कि महिलाओं के साथ यदि किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट या किसी तरीके का अपराध हुआ है तो उसको डेडिकेटेड वो स्कीम है, बट उसमें पॉक्सो के केसेस नहीं आएंगे। उसमें एक एक्सप्लेनेशन क्लॉज में एक्सप्लेन किया गया है कि वो नालसा की स्कीम जो है वो तब तक के लिए पॉक्सो केसेस पर प्रभावी की गई थी जब तक कि 2020 के रूल्स फ्रेम नहीं किए गए थे। जैसे ही 2020 के रूल्स जो है इन्फोर्स हो गए हैं तो पॉक्सो के जो केसेस हैं वो नालसा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। पॉक्सो के जो केसेस में कॉम्पनसेशन है या तो स्पेशल कोर्ट जो है डिसाइड कर सकता है, या जो है डालसा जो है वो मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत उसमें जो अनुसूची में जो राशि दी गई है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकता है, और यदि पीड़ित को वह राशि कम लगती है तो वह पर्याप्त उचित फोरम के सामने उसकी अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी लड़के को उसकी महिला मित्र द्वारा अपनी स्वयं की आयु 18 वर्ष से अधिक बता दी गई हो और लड़के द्वारा उक्त मित्र से विवाह कर लिया गया हो या लैंगिक संबंध उसकी स्वेच्छा से बना लिए गए हों, बाद में वह नाबालिग है या बताते हुए उसके विरुद्ध अपराध दर्ज कर दिया गया हो, तो क्या उसे उस स्थिति में भी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषी माना जाएगा? इसी तरीके का एक और प्रश्न है कि यदि आधार कार्ड में लिखी हुई आयु के अनुसार कोई लड़की जो है बालिका दर्शित होती है और उसके बाद पुरुष उससे विवाह कर लेता है, बाद में नाबालिग पाए जाने में क्या उसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है? आज आवाज सहयोग नहीं कर रही है। am I audible? तो एक और इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न था कि लैंगिक अपराध से पीड़ित जिसने अवयस्क होने के बाद भी पुरुष मित्र से विवाह कर लिया हो और संबंध बनाए हों। नहीं, ये अलग है। ये दो प्रश्न ये थे कि एक तो आधार कार्ड में आयु जो थी उसकी बालिग दिख रही थी और उससे शादी कर ली गई और उसके बाद वह नाबालिग पाई गई, और इसके अलावा ये है कि एक उसने प्रवंचना करके बताया कि भाई वो बालिग है और उसके बाद वो नाबालिग निकल गई। तो देखिए ऑफेंस तो दर्ज होगा निश्चित रूप से, यदि एफआईआर हो गई है तो ऑफेंस दर्ज होगा, ट्रायल भी होगी। यहाँ पर काम आएगी हमारी सेक्शन 30 पॉक्सो की, जिसमें मानसिक जो आशय की उपधारणा के बारे में
प्रावधान किया गया है। अभियुक्त जो है वह ये बता सकता है कि उसका जो मेंस रिया था, जो उसका आशय था, वो नहीं था कि वह किसी माइनर के साथ किसी तरह का अपराध करे। और ये युक्तियुक्त संदेह के परे उसे न्यायालय में साबित करना होगा। वह प्रतिरक्षा स्वरूप, डिफेंस स्वरूप ये बात रख सकता है। तो इस तरीके से, परंतु ऐसा नहीं होगा कि वो एफआईआर वापस हो जाएगी, एफआईआर रद्द हो जाएगी या रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी या न्यायालय में मामला नहीं चलेगा। तो कार्यवाही तो होगी, परंतु एज अ डिफेंस ये अक्यूज के पास हो सकता है, वो डिफेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूफ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई लैंगिक अपराध से पीड़ित जिसने अवयस्क होने के बाद भी अपने पुरुष मित्र से विवाह कर लिया हो, उससे संबंध बनाए हो, वह अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर सकती है? इसमें भी बाल कल्याण समिति का रोल आएगा। यदि एक माइनर जो लड़की है, यदि वह किसी से उसके शारीरिक संबंध हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से चूंकि वो लड़की माइनर है तो वो अपराध की विक्टिम मानी जाएगी और हम ये मानते हैं कि उसे सहमति देने का, उसे फ्री कंसेंट वो देने में सक्षम नहीं है और ऑफेंस भी रजिस्टर होगा। जहां तक उस बच्ची का अपने माता पिता के साथ रहने से इनकार करने का प्रश्न है, इसके संबंध में बाल कल्याण समिति जो है उचित आदेश प्राप्त कर सकती है कि उस बालिका के उसके सर्वोत्तम हित में क्या है, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है कि क्या वह अपने माता पिता के साथ जाए। यदि उस बाल कल्याण समिति को लगता है कि माता पिता के साथ रहना उस बच्ची के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, तो वह किसी फिट फैसिलिटी को या किसी फिट पर्सन को उसे दे सकती है जो बालिग होने तक उनके संरक्षण में रहेगी। तो इस तरीके से इस नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 16-17 वर्ष की लड़की द्वारा अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ विवाह कर लिया गया हो या उसके वयस्क होने के बाद उसने अभियुक्त से विवाह कर लिया हो और अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हो, तो क्या लैंगिक अपराध के अंतर्गत दर्ज मामला समाप्त किया जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो अपराध है वो तो अपराध ही रहेगा और इस तरीके से एफआईआर जो है वो क्वैश नहीं हो सकती है और मामला खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, डिफेंस जरूर पेश किया जा सकता है यदि उसे ऐसा लगा हो कि उसका मानसिक आशय वैसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक अपराधों का बालकों से संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में अवयस्क अभियुक्त को क्या अधिकार प्राप्त है? यदि बालिका भी माइनर है और बालक जिसने जो अक्यूज है वो भी माइनर है, तो वो चूंकि उसके अंतर्गत जो कार्रवाई है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को चली जाएगी। जो अक्यूज है उसके बारे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कार्रवाई करेगा और जो बच्ची है उसके बारे में पॉक्सो ये पूरा मामला ही जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को शिफ्ट हो जाएगा। इसके बारे में फिर स्पेशल कोर्ट जो है वो इस मामले को ट्राई नहीं करेगी क्योंकि इसमें जो अक्यूज है वो माइनर है और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान है और उसमें जो जो ऑर्डर्स जो हैं वो बच्चे के उसमें पारित किए जा सकते हैं, वो ही पारित किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो विशेष न्यायालय और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड दोनों की भूमिका का काम करेगा। वो विक्टिम के लिए पॉक्सो कोर्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय की भूमिका में होगा और अभियुक्त के लिए वह जुवेनाइल चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट के संरक्षण में काम करेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी पीड़ित बालिका का नाम किसी व्यक्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो क्या वह स्वयं कोई कार्यवाही कर सकता है? यदि हाँ, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, सेक्शन 23 में मीडिया के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो मीडिया है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को, आइडेंटिटी को, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जहां तक माइनर से के संबंध में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखेगा, किसी तरीके का प्रकाशन नहीं करेगा। और यदि वह इस तरीके से करते हैं तो उसमें प्रावधान है और दंड का प्रावधान है और बालक या बालक की ओर से कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करके या एफआईआर दर्ज कराकर शिकायत कर सकता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ये तो आपके प्रश्न थे, इसके अतिरिक्त जो मुझे प्रावधान लगते हैं कि थोड़े से हम जिसके ऊपर देख सकते हैं जो कि जरूरी है। एक तो जैसा कि आपको पता होगा कि पॉक्सो केसेस में
एक सपोर्ट पर्सन नामक व्यक्ति की भूमिका होती है, जो कि 2020 के रूल्स के पहले ये क्लैरिटी नहीं थी कि सपोर्ट पर्सन कौन होगा, सपोर्ट पर्सन का क्या रोल होगा। अब 2020 के रूल्स के आने के बाद सपोर्ट पर्सन इज मैंडेटरी। तो हर पॉक्सो कोर्ट में हमें ये देखना है कि केसेस में ये देखना है कि विक्टिम के पास सपोर्ट पर्सन हो, और सपोर्ट पर्सन की भूमिका जो है वो बाल कल्याण समिति से ही प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि बाल कल्याण समिति की भूमिका कहाँ आती है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जब भी कोई पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस का ये दायित्व है कि 24 आवर्स के अंदर माता पिता और विधिक प्रतिनिधित्व के लिए तो सूचना देनी ही देनी है, बाल कल्याण समिति को भी सूचना देनी है, ताकि बाल कल्याण समिति उस बच्चे के उचित संरक्षण के बारे में, उस विक्टिम के उचित संरक्षण के बारे में उचित आदेश कर सके कि उसे माता पिता के पास जाना है, फिट पर्सन के पास जाना है, फिट फैसिलिटी में जाना है, किसी शेल्टर होम में जाना है, उसको कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए, उसके साथ और क्या कहीं कोई क्रूरता तो नहीं है, कोई और ऑफेंसेस तो नहीं हुए हैं। ये सब बाल कल्याण समिति ही इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो इस बारे में अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस नॉर्मली कई बार ये ड्यूटी नहीं करती है, और उनका जो प्रक्रिया रहती है वो थाने और कोर्ट्स तक ही सीमित होकर रह जाती है, और वो बाल कल्याण समिति को अप्रोच नहीं करते हैं। और बाल कल्याण समिति को जरूर उस बच्ची की काउंसलिंग के लिए ले जाना, एफआईआर जैसी ही एफआईआर होती है उस बच्ची की काउंसलिंग जो है बाल कल्याण समिति के माध्यम से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी ये निर्धारित किया जा सकता है कि उस बच्ची को सपोर्ट पर्सन की आवश्यकता है या नहीं है। जहां तक सपोर्ट पर्सन के अपॉइंटमेंट का प्रश्न है, सपोर्ट पर्सन को बेसिकली डीसीपीओ जो है, जिला बाल संरक्षण इकाई जो होती है प्रत्येक जिले में, उनको नियुक्त करना होता है। यदि वो नहीं भी नियुक्त कर रहे हैं तो हमारा पैरालीगल वॉलंटियर जो है वो भी सपोर्ट पर्सन के रूप में हो सकता है। सपोर्ट पर्सन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्वयं सो पर्सन ही सपोर्ट पर्सन हो सकता है। सपोर्ट पर्सन के लिए एक अनिवार्यता है कि एक बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल हो, और दूसरा उसने बच्चों के वेलफेयर में कोई कार्य किया हो, कभी भी वो इस तरीके के सामाजिक कार्यकर्ता की श्रेणी में आता हो, तो वह उस बच्चे का सपोर्ट पर्सन बन सकता है। प्रायोरिटी वाइज फीमेल होना चाहिए, तो उसे हम डीएलएसए के माध्यम से भी उसको सपोर्ट पर्सन दिला सकते हैं, और डीसीपीओ के माध्यम से भी सपोर्ट पर्सन दिला सकते हैं। जहां कहीं भी यदि सपोर्ट पर्सन के ऑनोरियम की बात आती है तो निश्चित तौर से स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है, और ये डीसीपीओ का दायित्व है। तो सपोर्ट पर्सन को अगर किसी तरीके का आने जाने में या उस बच्चे को फैसिलिटेट करने में किसी तरीके का एक्सपेंस हो रहा है, तो उस डीसीपीओ को जो है उसका चार्ज जो है, उसका जो शुल्क है वो वहन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है, जो मैं जब ये देख रही थी तो मैंने देखा, एक जुर्माने का जब आदेश किया जाता है पॉक्सो कोर्ट के द्वारा, तो इसमें डालसा का रूल है, तो मैं वो प्रोविजन जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी। रूल 10 है ये, पॉक्सो एक्ट का जो 20 के रूल्स आए हैं उसका रूल 10 है, जो कि कहता है प्रोसीजर टू इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड पेमेंट देयर ऑफ। The CWC shall coordinate with DLSA to ensure that any amount of fine imposed by the special code under the act, which is to be paid to the victim, is in fact paid to the child. And the CWC will also facilitate any procedure for opening a bank account, arranging for identity proofs with the assistance of DCPO and support person. तो अभी तक मुझे नहीं पता कि हाँ डीएलएसए इस चीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज भी हमेशा हमको ध्यान रखनी है कि ये दायित्व है, कि हमारा दायित्व है कि अगर कोई जुर्माने का आदेश किया है तो ये डीएलएसए और सीडब्ल्यूसी दोनों को कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करना है कि वो जो जुर्माना है वो विक्टिम के खाते में ही जाए, विक्टिम के पास ही जाए। और यदि विक्टिम का खाता नहीं है तो उसको भी ओपन कराने के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए सीडब्ल्यूसी डीसीपीओ के साथ कोऑर्डिनेट करके फैसिलिटेट करेगा। तो ये एक मुझे एक नया प्रोविजन दिखा था जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रही थी। इसके अलावा प्रतिकर के बारे में हमें मालूम ही है कि उनको उचित प्रतिकर मिले, विक्टिम को ये इंश्योर करना है, लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले। पॉक्सो रूल्स में एक नया प्रोविजन ये भी आया है कि
शायद पहले भी होगा, बट अब बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से ये है कि चूंकि विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट्स में विक्टिम्स के लिए ऑलरेडी होते हैं, बट ये विक्टिम का राइट है कि वो प्राइवेट अधिवक्ता भी अपना कर सकती है, और यदि उसके पास प्राइवेट अधिवक्ता करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो सक्षम नहीं है, तो वो डीएलएसए के माध्यम से एक प्राइवेट लॉयर, पेनल एडवोकेट हमारे यहाँ से ले सकते हैं, और वो उसके लिए असिस्ट कर सकते हैं स्पेशल लोक अभियोजक को। तो हमको उसको भी ध्यान देना है। तो डीएलएसए का रोल यहाँ पे भी आता है कि हम उसको सपोर्ट पर्सन भी प्रोवाइड करने में मदद कर सकते हैं, उसका उचित कॉम्पिटेंट लीगल रिप्रेजेंटेशन उसको भी अश्योर कर सकते हैं, सीडब्ल्यूसी के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। तो और सीडब्ल्यूसी को भी डीसीपीओ और डीएलएसए के साथ कोऑर्डिनेट करना है बच्चों के वेलफेयर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉक्सो एक्ट, जो कि इतनी चीजें तो एटलीस्ट हमें बीइंग अ स्टेक होल्डर हमें पता होनी चाहिए कि यदि हम पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो किस तरीके से डील करने हैं। जहां तक बच्चों का प्रश्न है, तो ये भी पॉक्सो एक्ट में लिखा हुआ है कि हमें जागरूकता जो है वो फैलानी है कि बच्चों के, ताकि बच्चे असुरक्षित कहीं फील ना हो, बच्चों को गुड टच बैड टच पता हो। छोटे बच्चे हैं जो थोड़ी बड़ी आयु हो जाती है तो बच्चों को अपने आप समझ में आता है गुड टच बैड टच। तो छोटे बच्चे हैं तो स्कूल्स में और जहाँ पे भी बच्चे इन्वॉल्व हैं, आंगनबाड़ी है, स्कूल्स हैं, जहाँ पे भी संभावना है, गेम जोन्स हैं, क्रैच हैं, वहाँ ये बच्चों को एक तो वहां पर जो स्टाफ है वो स्टाफ फ्रेंडली होना चाहिए। ये पॉक्सो के प्रोविजंस हैं जिसमें ये लिखा गया है कि वहां का स्टाफ फ्रेंडली हो, उनके पास उनके कोई ऐसा प्रीवियस रिकॉर्ड ना हो जहां पर कहीं उनके साथ उन्होंने बच्चों के साथ मिसबिहेव किया हो। ये सब हमको इंश्योर करना है, सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड लाइन, डीएलएसए सभी को इंश्योर करना है। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, प्रतिभागी हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों को भी अवेयर करिए, दूसरे बच्चों को भी अवेयर करिए। और यदि कोई भी घटना, कोई भी ऐसी चीज जो आपको अनकंफर्टेबल करती है, देखिए पॉक्सो एक्ट में प्रोविजंस जो है केवल सेक्सुअल अब्यूज के बारे में या सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में नहीं है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी है। एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है, लैंगिक उत्पीड़न हम जिसको कहते हैं, वो एक बहुत ही वाइड टर्म है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एक्ट आपके लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट है। कोई भी बात, कोई भी आचरण, कोई भी तरीका, कोई भी चीज, मतलब कोई भी ऐसी कोई भी चीज जो किसी व्यक्ति के माध्यम से आपकी ओर इंगित करके की जा रही है और वो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है सेक्सुअली, you are not feeling comfortable in terms of sexual comfort, तो आपको उस चीज के बारे में वॉइस रेज करनी है। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको अपने टीचर्स से बतानी है। यदि स्कूल का प्रबंधन ही उसमें इन्वॉल्व है तो आपको चाइल्ड लाइन 1098, आई वुड से कि 1098 जो है वो सबसे इजी तरीका है। आप 1098 पे कॉल कर दीजिए। नहीं प्रॉब्लम है, आप हमारे यहाँ की डीएलएसए की हेल्पलाइन है, हमारी सालसा की हेल्पलाइन है, आप वहां कॉल करिए 15-100 पे, वहां आपको उचित मदद मिल जाएगी। यदि आपको नहीं पता है कि बाल कल्याण समिति क्या है, बाल कल्याण समिति से मेरा ये अनुरोध है, वैसे तो अब सब जगह है जागरूकता, बाल कल्याण समिति अपने नंबर्स, अपने टेलीफोन नंबर, अपने मोबाइल नंबर्स और जो वहां पर सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो ऐसे सहज दृश्य स्थानों पर बैनर्स के माध्यम से डिस्प्ले कराएं कि कहाँ पर आपका कार्यालय है, बाल कल्याण समिति क्या होती है, उसका क्या कार्य होता है, उनके नंबर्स क्या है, वो अवेलेबल कराएं, ताकि जब बच्चे किसी मुसीबत में हो तो वो सीधे आप तक अप्रोच कर पाए। उनको किसी अधिकारी को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं वो, उनको नहीं समझ में आएगा। और जब बच्चे अप्रोच करना चाहते हैं कई बार तो उनके पास होता नहीं, उनके पास जरिया नहीं होता है कि वो कैसे। हमें हमारे पैरालीगल वॉलंटियर को इतना सशक्त करना पड़ेगा, इतना एम्पावर करना पड़ेगा कि पैरालीगल वॉलंटियर लोगों की पहुंच तक हो, कि इन बच्चों को पता हो कि हम यदि अपनी बात पैरालीगल वॉलंटियर से कहेंगे, बच्चों इस मंच के माध्यम से मैं आप ये कहना चाहूंगी, पैरालीगल वॉलंटियर आपका फ्रेंड है। हमने एज अ फ्रेंड आपको प्रोवाइड कराया है पैरालीगल वॉलंटियर, कि यदि आपको किसी भी तरीके की समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि आपके साथ किसी तरह का अपराध
हुआ है या हो सकता है या आपके किसी मित्र के साथ या आपके किसी जानकार के साथ अपराध हो सकता है, तो आप किसी भी पैरालीगल वॉलंटियर को यदि जानते हैं तो आप उसको बता सकते हैं, वो आपको आप तक पर्याप्त मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा। आज सिर्फ ये ना हम सोच के रखें कि यदि कोई अपराध हुआ है या हो सकता है तो हमारे पास सिर्फ रास्ता पुलिस स्टेशन जाने का है, और पुलिस स्टेशन आज भी लोगों के मन में भय है तो फिर बच्चे तो बहुत दूर की बात है, पुलिस स्टेशन के नाम से भय होता है। तो पैरालीगल वॉलंटियर, चाइल्ड लाइन, CWC, DLSA, दीज आर योर फ्रेंड्स। तो आप उन तक अप्रोच करिए, अवेयरनेस फैलाइए और खुद भी सुरक्षित रहिए और समाज को भी सुरक्षित रहिए। आई होप इन प्रश्नों के माध्यम से और इस सेशन के माध्यम से कुछ क्लैरिटी हमारे बीच में आई होगी, और मैं अनुरोध करूंगी कि जिस प्लेटफॉर्म से हम प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक मात्रा में उसको सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो इस सीरीज का जो इन सेशंस का उद्देश्य है कि लोगों तक ये जागरूकता फैल सके, वो उसकी पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। यहाँ उपस्थित हमारी सचिव मैडम, श्री मैडम, DLO श्री सर्वेश चतुर्वेदी जी, उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट। मैडम, आपने हमारे जो प्रश्न थे उनका जिस कारगर और सरल तरीके से उत्तर दिया है, निश्चित ही यहाँ सारी जितने भी लोग जो उपस्थित हैं के मन में एक बहुत सरल समाधान आया है, और अभी ऐसा कोई विशेष प्रश्न, सभी प्रश्न जो हमारे थे वो उसमें समाहित हो चुके हैं। हालांकि ऐसा कोई प्रश्न मुझे यहाँ से प्रतीत नहीं हो रहा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सरल तरीके से अच्छे तरीके से हमारे प्रश्नों को उत्तर दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसके अतिरिक्त भी यदि कभी भी कोई किसी तरह की समस्या हो, मैं बाल कल्याण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, मुझे लगता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स या CWC के मेंबर शायद मुझे जानते भी होंगे, क्योंकि मैं काफी वर्षों से ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ। तो नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकूं। तो इसके अलावा भी कभी आपको किसी तरीके की क्वेरी, किसी तरीके की किसी प्रावधान के बारे में या कोई समस्या आपको प्रैक्टिकल फील्ड में आती है, तो आप हमारे आदरणीय सचिव महोदय हैं जो अपने आप में बहुत कॉम्पिटेंट हैं, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आप उनकी मदद ले सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है तो आप हम तक भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं DLA से बुरहानपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आपने इतने पेशेंटली सुना, इतने अच्छे से कोऑपरेट किया, बहुत ही वंडरफुल ऑडियंस थी, और बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा। थैंक यू सो मच। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है वो जानकारी उन तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।